हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर एवं अकेडमी पर। तो आज हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए हम लोग जो है 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले भी जो है इस सीरीज में क्वेश्चन आ चुके हैं और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन पर जो है देखते हैं। और ये जो है बीपीएससी टीआरई 1 से 12 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, और बीपीएससी जो है आप अगर इतना तैयारी कर लेते हैं तो इनके माध्यम से लगभग पूरा टॉपिक जो है आपका कवर हो ही जाता है। और इसके साथ जो है हम लोग डिटेल एनालिसिस कर ही रहे हैं क्वेश्चनों का, तो इस हिसाब से आपका सिलेबस भी रिवीजन हो जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की जो क्षमता होती है उसमें भी सुधार आ जाएगा। तो कई सारे क्वेश्चन इस प्रकार के अब बीपीएससी पूछने लगे हैं कि जिसमें आपको थोड़े बहुत जो है पता होना चाहिए और उसमें जो है सुधार कैसे किया जा सकता है उसको क्वेश्चन को बनाने में जो सही उत्तर तक पहुंच सके उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे वैसे क्वेश्चनों में। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी माध्यम है हमारे पास, कि एक माध्यम ले लेते हैं वायु और एक माध्यम ले लेते हैं पानी। यहाँ वायु है और यहाँ पानी है। यहाँ से एक प्रकाश आती है, वायु से प्रकाश आई और ये पानी में गई, तो पानी में अपवर्तन होगा इसका। तो अपवर्तन होकर के कुछ इस तरह से ये अपवर्तित हो गई। अब पूछ रहा है कि ये तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग परिवर्तित हो जाता है। वायु में प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये वायु में होता है। ये सर्वाधिक चाल है वायु की, प्रकाश की। पानी में इससे कम होता है और ठोस में इससे भी कम होगा। तो इस तरह से पानी में वेग परिवर्तित हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वेग परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित क्या सब नहीं होता है हमें वो जानना है। तो 2 चीजें परिवर्तित नहीं होगी, बाद बाकी सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है। तो वो 2 चीज है, पहला है आपका जो परिवर्तित नहीं होगी वो है आवृत्ति, परिवर्तित नहीं होगी। और दूसरा है आवर्तकाल, तरंग का जो आवर्तकाल है वो परिवर्तित नहीं होगी, जिसे हम लोग कला कहते हैं। आवर्तकाल या तरंग में इसे कला कहा जाता है। तो ये 2 चीजें परिवर्तित नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर होगा कि जो परिवर्तित नहीं होगा तो इसका सही उत्तर आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है, बाद बाकी आयाम और वेग ये दोनों ही परिवर्तित हो जाएगा। और परिवर्तित होने के लिए तरंगदैर्घ्य इसका परिवर्तित हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है, लेकिन आवृत्ति और आवर्तकाल परिवर्तित नहीं होता है। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक जो बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 6 to 8 वाला में पूछा था, जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है इधर से। तो इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। ये पहला ऑप्शन जो है इसको दलित आंदोलन कर देना है। ये दलित आंदोलन पहला जो है इसको आदिवासी नहीं, दलित आंदोलन। ताना भगत आंदोलन और ये सही उत्तर भी है, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, दलित आंदोलन। पहला ऑप्शन ताना भगत आंदोलन जो 1915 में होता है। ताना भगत आंदोलन कब होता है? 1915 में। इसका नेतृत्व कौन करेंगे? जतरा भगत। कहाँ होता है? तो उस समय बिहार वाला क्षेत्र जो आज झारखंड हो गया है, तो उस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन होता है। इसको ट्रू गांधीयन मतलब सच्चा गांधीयन आंदोलन भी कहा जाता है। ये प्योर गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले जो व्यक्ति थे, जतरा भगत, गांधीयन, सच्चा गांधीयन आंदोलन भी इसे कहा जाता है। गांधीयन आंदोलन ये प्योर अहिंसक आंदोलन थे। जिस तरह गांधी जी जितने सलाह दिए हैं कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, ये सब गांधी जी के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे और उन्हीं के मार्ग को फॉलो करते हुए आंदोलन करते थे। गांधी जी के सच्चा गांधीयन आंदोलन भी इसे कहा जाता है। तो ताना भगत आंदोलन, इतनी बातें आप इसे याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी भारत में सिर्फ दक्कन का जो पठार है उस क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार जो है दक्कन के पठार में है। दक्कन का पठार और दक्कन के पठार में कौन कौन से राज्य पड़ जाते हैं? तो सबसे बड़ा क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र, थोड़ा सा क्षेत्र पड़ेगा गुजरात, कुछ क्षेत्र कर्नाटक का, इसके बाद कर्नाटक के बाद आपको कुछ क्षेत्र पड़ता है तेलंगाना का, और कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश का भी पड़ता है। तो इतने सारे क्षेत्र दक्कन के पठार में पड़ता है। और यहाँ पर दक्कन पठार जो है, ये जो है दक्कन पठार का में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का जो अन्य नाम है वो है रेगुर मृदा। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए, ठीक है। तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी कहिए। और इनका जो अगर इस हिसाब से चलिएगा तो इसका तीनों ही उत्तर सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, मतलब तीनों ही क्षेत्र में पड़ता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इन तीनों ही राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है ज्वालामुखी से हुआ है इसका निर्माण, और इसको बेसाल्ट चट्टान से कहते हैं कि बेसाल्ट चट्टान से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ज्वालामुखी के कारण हुआ है और बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। दोनों बात आप याद रख सकते हैं। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में तो वैसे दुनिया के जो विविधतम देश हैं उनमें भारत जो है 10 बड़े विविध जैव विविधता के क्षेत्र में जो 10 बड़े क्षेत्र हैं, 10 देश है, उसमें भारत भी जो है एक देश है जहां पर दुनिया के सब मतलब बृहद जैव विविधता पाया जाता है। पूरी दुनिया में जो है 8% विविधता जो है भारत में पाई जाती है जीवों की। लेकिन अभी का जो जिस हिसाब से समय चल रहा है तो इसका पहले सही उत्तर हम लोग जान लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। 81,000 प्रजाति जीवों की पाई जाती है और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। ये सही उत्तर है, ठीक है। और ये जैव विविधता को दर्शाता है कि भारत कितना जैव विविध क्षेत्र है, भारत में कितनी ज्यादा जैव विविधता है। जबकि इतनी की गणना हुई है, बहुत सारे जीव को तो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, बहुत सारे जीव को तो अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ है, और बहुत सारे जीव अभी तो खोजा भी नहीं गया है। आज भी जीवों का खोज जारी है। जितना अभी तक खोज हुआ है उसमें से ये है, माना जाता है कि अभी तक सिर्फ 20% जीवों का जो है खोज हुआ है पूरी पृथ्वी पर। 80% जीव की तो खोज हुई ही नहीं है, बहुत सारे जीव बाकी है। और एक जो प्रदूषण जिस हिसाब से हम लोगों का बढ़ रहा है, माना जाता है कि एक दिन में दुनिया में 11,000 प्रजाति विलुप्त हो रहा है। और इस हिसाब से अगर विलुप्त हुआ तो हम लोग छठा एक्सटेंशन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। इससे पहले पृथ्वी का 5 बार विलोपन हो चुका है। पूरे पृथ्वी से 5 बार जीव जो है नष्ट हो चुके हैं। सारा का सारा जीव पृथ्वी से नष्ट हो चुका है। ये छठा फेज है और छठा फेज भी विलोपन के कगार पर जा रहा है। और ये जैव विविधता में जो कमी आ रही है उस कारण से कई सारे जैव विविधता जो है खतरे में पड़ गए हैं, जिसे हम लोग जैव विविधता के हॉटस्पॉट की संज्ञा देते हैं। आगे वो क्वेश्चन भी है, हम लोग उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या होता है। अगले क्वेश्चन पर फिलहाल आते हैं कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान स्तर में जमा होता है? तो जितने भी खनिज है ये सबसे ज्यादा अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, खनिज हो या पेट्रोलियम हो, जो भी चीजें निकलती है जीवाश्म ईंधन और खनिज, ये सारे अवसादी चट्टान से निकलते हैं। तो आपको अवसादी चट्टान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है देहरादून में। ये भी याद रखिएगा, मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। देहरादून उत्तराखंड। भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय
देहरादून उत्तराखंड में है। और यही जो है भारत की जो मानचित्र होता है, ये मानचित्र तैयार करने का काम इसी का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो ताना भगत आंदोलन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं अभी। तो ताना भगत आंदोलन जो हुआ है, ये हुआ है 1915 में। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत। ठीक है, इसको ट्रू गांधीयन आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद संथाल विद्रोह जो हुआ है, ये हुआ है 1855-56 में। किसके नेतृत्व में? सिद्धू कानू के नेतृत्व में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सिद्धू कानू ये 6 भाई बहन थे। 2 का और अगर नाम जानना है, सिद्धू कानू चांद भैरव, चांद और भैरव 4 भाई थे और 2 बहन। जो महिला का नेतृत्व, ये पहला जनजातीय आंदोलन था जिसमें महिलाओं का भी नेतृत्व मिला इसको। फूलो और आनो 2 बहन थे, जिसमें इन्होंने भी इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। तो बड़ा ही इंपोर्टेंट हो जाता है कि ऐसे जनजातीय आंदोलन जिसमें महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था, तो वो संथाल विद्रोह थे। 2 बहन फूलो और आनो, इनका नेतृत्व किया था महिलाओं द्वारा। अगला जो है ऑप्शन हम लोगों का कि बिरसा मुंडा विद्रोह, ये हुआ है आपको 1899 में। 1899 से 1900 तक चलता है और 1903 में बिरसा मुंडा के मर जाने से इसकी जो है समाप्ति हो जाती है। तो ये हुआ है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। और बिरसा मुंडा को इसके जो अनुयायी है, ये धरती अब्बा कह करके पुकारते थे। ये बात भी बहुत जरूरी है और क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। तो इसे धरती अब्बा कहते थे, धरती अब्बा। इनके अनुयायी, बिरसा मुंडा के अनुयायी बिरसा मुंडा को धरती अब्बा या जगत पिता, दोनों ही बात याद रखिएगा, धरती अब्बा या जगत पिता की उपाधि दिए थे। तो धरती अब्बा या जगत पिता कहते थे। तो इतनी बातें। अब इन तीनों में इस डेट देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा होगा? संथाल विद्रोह। सबसे पहले जो विद्रोह हुआ है वो है संथाल विद्रोह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 22 में बिहार में 3 बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हो चुका है। एक बार 1912 में, एक बार 1922 में और एक बार 1940 में। 12 में जो हुआ है ये थे आर्यन मुधोलकर, आर्यन मुधोलकर। 22 में जो हुआ उसके थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। और 40 में जो हुआ वो थे अबुल कलाम आजाद। ये 40 से 45 तक रहते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का जो है, कांग्रेस में सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा ये जो कहाँ हुआ था, तो 12 हुआ था बांकीपुर पटना में, बांकीपुर पटना। 22 हुआ है गया में। और जो 40 है ये हुआ रामगढ़, जो आज के समय में ये झारखंड में चल गया है। तो रामगढ़ झारखंड अभी का समय, लेकिन उस समय ये मतलब बिहार में ही हुआ करता था। तो इस हिसाब से 3 जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन बिहार में हुए थे। और 22 वाला जो है चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 में हमारा अध्यक्षता होता है चित्तरंजन दास के द्वारा। अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में 1940 में करते हैं। 1940 से 45 तक ये जो है रहते हैं, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने किसानों का नेतृत्व किया था? तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान जो सबसे एक्टिव व्यक्ति थे किसानों के प्रति, वो थे स्वामी विद्यानंद। इसका सही उत्तर होगा स्वामी विद्यानंद, जो बिहार में 1917 से ही एक्टिव है। और वो जो है 17 में मधुबनी में एक बार जो है किसानों का आंदोलन हुआ था, मधुबनी दरभंगा के क्षेत्र में। तो इन्होंने ही जो है मधुबनी दरभंगा से नेतृत्व प्रदान किया था। और असहयोग आंदोलन तक जो है इनका
विस्तार जो है पूरे बिहार भर हो गया था। तो लगभग उत्तर बिहार पूरा जो है ये असहयोग आंदोलन में अपना नेतृत्व करते हैं। राजकुमार शुक्ल जो है ये जानते हैं इसके बारे में कि गांधी जी को बिहार बुलाने वाले व्यक्ति थे चंपारण के लिए, और लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को लखनऊ में कहते हैं कि आप चंपारण में किसानों का जो है एक बार दर्द जाकर देखिए, और 17 में गांधी जी आते हैं, जिसके बाद चंपारण सत्याग्रह होता है। और राजेंद्र प्रसाद तो चंपारण से ही, मतलब चंपारण सत्याग्रह में भी गांधी जी के साथ थे, और देश आज़ादी तक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये सिर्फ बिहार भर के नेता नहीं थे, ये पूरे भारत के भर के नेता थे राजेंद्र प्रसाद, जबकि ये दोनों लोकल थे, दोनों बिहार में ही एक्टिव थे। राजेंद्र प्रसाद पूरे भारत भर में एक्टिव रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि मृत जीवों का अपघटक है, ठीक है। अपघटक क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। कि मान करके चलिए कि ये पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ की पत्ती यहाँ पर गिरती है, हर जगह पत्ती, यहाँ पेड़ से तो पत्ती गिरवे करेगा, पत्ती गिरता है, कुछ टहनी यहाँ पर गिरा हुआ है जमीन पर, कुछ जो है यहाँ टहनी टूट करके गिरा हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर जो है जानवर यहाँ मरे हुए हैं, जानवर के मरने के बाद जब मतलब कुछ जीव के अपशिष्ट हैं, जीव अपशिष्ट, ये थे वनस्पति के अपशिष्ट, कुछ जंतु के अपशिष्ट यहाँ पर है। अब इन सब के कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि ये सब मिट्टी में मिल जाता है। तो इनको जो मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है, मृत जीवों को जो मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है, उसे हम लोग अपघटक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ को मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन करता है? तो इसमें दो का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ये हुआ कवक और बैक्टीरिया। अपघटक का काम कवक और बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, विषाणु इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभाते हैं। सारे के सारे कवक, जितने कवक हैं वो अपघटन का काम करते हैं, और कुछ मात्रा में कुछ बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो अपघटन का काम करता है। तो कवक की सभी प्रजातियां, सभी कवक ये अपघटन का काम करेंगे। आपको एक बार बीपीएससी पूछ चुका है कि सभी कवक जो है अपघटनकारी कार्य करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि सभी कवक जो है ये अपघटन का कार्य करते हैं, लेकिन सभी जीवाणु अपघटन का काम नहीं करते हैं। कुछ ही मात्रा में जीवाणु है जो अपघटन का कार्य करते हैं, और जीवाणु अलग अलग कार्य भी करते हैं। जैसे कई सारी बीमारी जीवाणु के कारण होता है, तो और भी बहुत सारे, जैसे दूध से दही जमना, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु है, लेकिन इसका काम अपघटन का नहीं है, ये दूध से दही को जमाता है। तो बहुत सारे जीवाणु हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्य भी करते हैं, लेकिन सारे के सारे कवक जो है ये अपघटन का कार्य करेंगे। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि दो ऑप्शन सही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए और सी दोनों सही है तो डी उत्तर इसका सही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए समानता उपयोग की जाने वाली सामग्री है, तो इसका याद रखिएगा नरम लोहा इसका सही उत्तर होगा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए जो है नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। पौधों की जड़ों में मिट्टी से जल प्रवेश का कारक है। देखिए इसमें जो प्रक्रिया कार्य करता है, देखिए दो प्रक्रिया है जो आपके पौधों में याद रखना है। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर, और दूसरा होता है डिफ्यूजन। हिंदी में इसको कहते हैं परासरण, इसको हिंदी में कहते हैं डिफ्यूजन, को हिंदी में कहते हैं विसरण। आपको इनसे जो तथ्य याद रखने हैं, परासरण से जो कार्य होता है ये होता है इसका सही तो जल का प्रवेश, और भी चीजें जो सोखते हैं जल द्वारा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही होता है। तो जल का सोखना, जल शोषण, खनिज शोषण, ये जो है ये किसके कारण होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। इसको हिंदी में ये देखिए यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ है, कहीं पर ऑप्शन में आपको परासरण दे देगा। तो दोनों ही बात हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना है, दोनों ही टर्म का, डिफ्यूजन का भी और विसरण का भी। मतलब विसरण का अंग्रेजी डिफ्यूजन होता है, ये भी याद रखना है। विसरण के कारण क्या होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन, पौधों में
वाष्पोत्सर्जन, ये जो होता है ये विसरण के कारण होता है। पत्तियों के द्वारा आप सुने होंगे कि पौधे अपने पत्तियों के द्वारा जो है वाष्प जो है बाहर निकालते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है वो डिफ्यूजन मतलब विसरण के कारण होता है। इसके अलावा मानव में जो पसीना आता है वो भी विसरण का ही उदाहरण है। मानव में पसीना आना ये भी विसरण का ही उदाहरण है, तो ये भी याद रखिएगा, मानव में पसीना आना। एक और बात जो है बीपीएससी पूछ चुका है ये क्वेश्चन, जिस पर हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं कि पौधों के तनों एवं पत्तियों पर पानी का लगना ये किसका उदाहरण है? पानी का लगना उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, पानी का लगना उदाहरण है, ये उदाहरण है रूट प्रेशर का। रूट प्रेशर हिंदी में कहें तो जड़ का दाब। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पेड़ पौधा जो है जड़ से इसको पानी को पहुंचाया जाता है कहां पर? तना के द्वारा जाइलम के माध्यम से पहुंचाया जाता है पत्तियों तक। ये पेड़ है, ऐसे समझिए इसको कि ये पेड़ है, ठीक है, ये इनका जड़ है, ये जड़ है। अब ये इससे पानी लेगा, पानी कहां? भूमिगत जल यहां से लेगा पानी। जड़ जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी यही क्वेश्चन चल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ये जो है पानी लेता है अपने जड़ में, और जड़ से जो है जाइलम के द्वारा ये पानी कहां पहुंचाएगा? पत्ती में। जड़ से ये पानी को पहुंचाएगा जाइलम के माध्यम से पत्ती में, जाइलम के द्वारा पत्ती तक, जहां पर खाना बन रहा है, पौधों का खाना पत्ती में बनता है, जहां पर पानी की आवश्यकता है उसको, तो पानी ये पहुंचेगा पत्तियों तक, तना होते हुए ये पत्ती तक पहुंचेगा। इसके लिए यहां से ऊपर भेजने के लिए रूट जो है, इसका जड़ जो है एक प्रेशर लगाता है पानी पर, और जाइलम द्वारा ये प्रेशर के साथ ऊपर तक जाता है, और इसी प्रेशर के कारण यहाँ पर बीच बीच में कहीं पर मतलब यहाँ पर देखिएगा कि पानी आ जाता है। बहुत सारे पौधों में ऐसा होता है कि तना पर आपको पानी मिल जाएगा देखते हुए। तो ये पानी जो बाहर आया है ये किसके कारण बाहर आता है? तो रूट प्रेशर के कारण, जड़ के दाब के कारण यहाँ पर आपको तना वाले भाग पर, खास करके जो लत्ती वाला पौधा होता है जिसका तना लचीला होता है, उस पर ज्यादा मात्रा में दिखेगा ये बात। तो उसके तना पर पानी ज्यादा मात्रा में दिखेगा, जबकि कठोर जो जिसका तना कठोर होता है उसमें कम मात्रा में दिखेगा। तो ये होता है रूट प्रेशर के कारण। तो ये तीन बात आपको याद रखना है। विसरण के कारण पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ती के माध्यम से, मानव में पसीना आता है, और जल का शोषण ये होता है परासरण के कारण, ऑस्मोसिक प्रेशर के कारण, और पौधों के तनों एवं पत्तियों पर पानी का लगना ये उदाहरण है जड़ का दाब का, रूट प्रेशर का एग्जाम्पल है। तो इतना बात आप इसमें याद रख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वायु परागित पुष्प में परागन होता है, पराग का कण जो होता है ये सूखा होता है। इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा, ये सूखा होना चाहिए पराग कण, उसका जल द्वारा जो है परागन होता है, ठीक है। अच्छा, परागन एक बार डायरेक्ट परिभाषा पूछ चुका है बीपीएससी, हम लोग परागन देख लेते हैं कि परागन क्या होता है। कि एक फूल है, फूल जो है कुछ इस तरह से ये फूल है, ठीक है। इसका जो ये वाला भाग होता है इसको कहते हैं हम लोग स्त्री केसर, और इसमें से एक बाहर निकला हुआ रहता है पुंकेसर। पुंकेसर बाहर की ओर आपको दिख जाएगा, इस तरह से होता है। इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर, ये, और इसको हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। पुंकेसर के पास होता है परागकोश, और परागकोश में होता है परागकण। जिस तरह मानव में स्पर्म होता है,
इसी तरह पेड़ पौधा में परागकण होता है। यही परागकण जो है प्रजनन के लिए जिम्मेवार होता है। इसको यहाँ से पहुँचना है कहाँ तक, स्त्री केसर तक, जहाँ पर प्रजनन की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो है विभिन्न माध्यम से जाता है। जैसे कि बहुत सारे पौधों में मधुमक्खी के द्वारा होता है, बहुत सारे फूल में मधुमक्खी के द्वारा परागण होता है। एक फूल है जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, टेरिडो फाइटा करके नाम है, अभी कंफर्म हमको याद नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। उसका परागण हाथी के द्वारा होता है। और बहुत सारे हैं जिसका जल के द्वारा परागण होता है। मतलब ये यहाँ से परागकण इस स्त्री केसर तक पहुंचेगा। ये अपने आप तो नहीं जा पाएगा, अगर हवा डुलाएगी तो उसके कारण भी जा सकता है, या पानी बरसेगा तो इसके कारण पानी के साथ यहाँ तक पहुंच सकता है, या फिर ये दोनों साथ में ही होता है। लेकिन अपने आप यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके चलने के लिए तो कोई सुविधा है नहीं। तो किसी न किसी माध्यम पर यह निर्भर रहता है, बहुत सारे जीवों पर निर्भर रहता है। तो कई का परागण वायु के द्वारा होता है, कई का परागण पानी के द्वारा होता है, कई सारे पुष्प का परागण जो है अलग अलग प्रकार के जीव द्वारा होता है। तो पुंकेसर से स्त्री केसर तक परागकण का पहुंचना, यही प्रक्रिया परागण कहलाती है। और बीपीएससी यही बात पूछा था। तो इसका सही उत्तर जो है हम लोग जान लिए, सूखा होगा। परागण की परिभाषा आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के ईंधनों का उदाहरण है, संसाधनों का उदाहरण है? नवीकरणीय, जैविक, गैर नवीकरणीय। तो जीवाश्म ईंधन हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन हम लोग किसको कहेंगे? तो कोयला, पेट्रोलियम, ये कहलाता है जीवाश्म ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम। और कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? तो अगर आप नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो समझ लेते हैं हम लोग। नवीकरणीय जो नवीन हो जाए, जो अल्प समय में नवीन हो जाए। अल्प नवीकरणीय से नवीन मतलब नया, जो अल्प समय में नया पुनः मिल जाए, उसे हम लोग नवीकरणीय कहेंगे। और जो अल्प समय में नहीं मिलेगा, जिसको मिलने में जो दीर्घ समय में, दीर्घ समय कहने का मतलब लाखों साल, लाखों या हजारों साल, और अल्प समय मतलब 2-4 महीना, साल भर, इतना भी दिन में मिल जाएगा तो ठीक है। दीर्घ समय में नया पुनः मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे गैर नवीकरणीय। अब दीर्घ समय में क्या मिलेगा और अल्प समय में क्या मिलेगा? तो अल्प समय में आपको जैसे पानी जो है, अगर आप एक बार यूज कर लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि हम लोग पानी यूज किए, हमारे शरीर में भी 70% पानी है, लेकिन कई माध्यम से निकलता भी है। जो पानी हम लोग पीते हैं, टोटल पानी शरीर के अंदर नहीं रहता है, फिर बाहर भी निकलता है। और भी बहुत सारे चीज़ों में, जैसे बर्तन धोने में यूज किए, वो पानी गया नाला में जाने के बाद वो जो है वाष्पीकरण के माध्यम से फिर ऊपर जाएगा, और फिर से वो वर्षा के माध्यम से नीचे आएगा। तो वो पानी पुनः हमें मिल गई, ऊपर तो गया और फिर से नीचे आ गया, तो पानी दोबारा मिल गया तुरंत ही। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से वर्षा होने में कितना समय, साल भर का समय ले लीजिए मैक्सिमम। जो पानी ऊपर गया वो तो नीचे आना ही है उसको। तो पानी हो गया नवीकरणीय संसाधन। सूर्य का प्रकाश, वो कितना भी यूज कर लीजिए पुनः दोबारा मिल जाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन हो गया। लेकिन कोयला और पेट्रोलियम के साथ ये समस्या है कि कोयला पेट्रोलियम अगर आप इस तरह यूज करते रहिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। और कोयला पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगता है। आज कोई पेड़ जो है, पेड़ मान कर चलिए पूरा का पूरा जंगल जमीन के अंदर किसी कारणवश दब जाए, और उस दबने के बाद वो लाखों साल तक दबे रहेंगे, तब जाकर के वो पेड़ पौधा या कोई जीव दबे रहे, तो उसके बाद कोयला या पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो इसमें लाखों साल का समय लगता है। तो जो दीर्घ काल में मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं गैर नवीकरणीय, जो अल्प काल में मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। तो ये कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार का जो है ये संसाधन है? तो ये है गैर नवीकरणीय, क्योंकि इनको बनने में दीर्घ समय लगता है, लाखों हजारों साल का समय लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैर नवीकरणीय संसाधन। ये जो संसाधन है ये गैर नवीकरणीय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैर नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। तो कल हम लोग इस बात पर चर्चा भी किए हैं कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में सही उत्तर इसका है 30%। ठीक है, हम लोग इस तरह से चर्चा किए थे कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में 42% मैदान है। कुल भूमि क्षेत्र में 42% मैदान, 28% पठार और
30% पहाड़। ये जो है भारत के सभी जो है भूमि का बंटवारा इस तरह से हुआ है। तो 30% जो है पहाड़ी क्षेत्र है भारत में, 42% मैदानी क्षेत्र है और 28% पठार वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से इसका कुल भूमि जो है बंटवारा हुआ है भारत में। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 30%। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, तो ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित होगा? पक्षी से। और हड्डियों का अध्ययन जो है ये संबंधित है ऑस्टियोलॉजी से। याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी, हड्डी का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। जबकि ऑर्निथोलॉजी अगर पूछे तो वो पक्षियों का अध्ययन है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका सही ऑर्निथोलॉजी होगा पक्षी से। कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो सबसे अधिक लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा दो ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाद बाकी सबसे छोटी सीमा अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितना है? तो 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो कर्क रेखा पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि ये कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के 8 राज्य से गुजरती है। सबसे पहले 8 राज्य का नाम हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये है यहां से यहां तक गुजरात, ये वाला क्षेत्र है गुजरात। छोटा सा क्षेत्र बहता है राजस्थान में, गुजरात के बाद राजस्थान। सबसे बड़ा ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है झारखंड, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और कुछ दूर बीच में बांग्लादेश आ जाता है। और इस साइड आइएगा तो थोड़ा दूर आगे आने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम 8 हो गए। मिजोरम 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे लंबा किससे? मध्य प्रदेश से। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा शहर, जो राजधानी वाला शहर, क्वेश्चन में तो राजधानी वाला शहर ही पूछेगा, तो 3 शहर ऐसा है जो आपको तीन शहर, ठीक है, तो एक गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो कि यहाँ पर अवस्थित है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर यहाँ पर। फिर झारखंड का राजधानी जो रांची है ये एकदम इस पर ही बसा हुआ है। और एमपी का राजधानी जो भोपाल है वो भी थोड़ा सा बस नीचे है, एमपी की राजधानी भोपाल। ठीक है, और मिजोरम का राजधानी जो आइजोल है ये इसके जस्ट ऊपर में थोड़ा सा है। तो ऊपर का दिशा हो गया दक्षिण और नीचे का दिशा हो गया, सॉरी, ऊपर का दिशा उत्तर और नीचे की दिशा हो गया दक्षिण। ये उत्तर है और ये दक्षिण होगा। ऊपर कॉपी का ऊपरी हिस्सा हमेशा ही उत्तर होता है और निचली हिस्सा दक्षिण। जब आप नक्शा को देखिएगा तो दिशा का यही होता है। तो गांधीनगर, ये गांधीनगर है, ये गांधीनगर है, ये भोपाल है, ये रांची है और ये आइजोल है। शॉर्ट नाम लिख देते हैं आइजोल। तो दक्षिण में कर्क रेखा के जस्ट दक्षिण में जो राजधानी वाला शहर है वो है गांधीनगर और भोपाल। कर्क रेखा पर ठीक बसा हुआ जो शहर है वो है रांची।
ठीक कर्क रेखा पर ही बसा हुआ, एकमात्र शहर भारत का जो कर्क रेखा पर बसा हुआ है वो है रांची। और कर्क रेखा के उत्तर में पूछे तो ये है आइजोल, तो इसका उत्तर ही हमें पूछ रहा है, तो सही उत्तर मिजोरम की राजधानी आइजोल, सही उत्तर होगा आइजोल। बाकी 2 दक्षिण में है और 1 कर्क रेखा पर बसा हुआ है, इतनी आप याद रख सकते हैं। दक्षिण में कौन सा, गांधीनगर और भोपाल, और ठीक ठीक कर्क रेखा पर तो वो है रांची। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि थॉर्नबेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो देखिए 2 व्यक्ति के नाम जलवायु में पूछे जाते हैं, एक थॉर्नबेट के और एक कोपेन की। तो बिहार की जब आप जलवायु, इसका आंसर आप याद रख सकते हैं कि ये है C2 जलवायु। थॉर्नबेट के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 प्रकार की है, और कोपेन के अनुसार CWG, कोपेन के अनुसार CWG, बिहार की CWG, ये बिहार की जलवायु है। और कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु है CWA, ये भारत की जलवायु है कोपेन के अनुसार। तो ये दोनों बिहार से आप थॉर्नबेट के अनुसार C2 और कोपेन के अनुसार CWG, ये दोनों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य का फसल कहा जाता है, क्यों। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मोटा अनाज किसको कहते हैं। तो ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। और इसे भविष्य का अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आने वाले समय में पानी की मात्रा वैसे भी धरती पर कम होती जा रही है। भले ही दुनिया में 70% पानी है, लेकिन मानव उपयोग के लिए कितना पानी है, अगर इसको समझना है तो आप एक बार पानी वाला चैप्टर देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि दुनिया में पानी की मात्रा किस प्रकार है। तो दुनिया में जितनी पानी है, अगर उसको 100% मान लेते हैं हम लोग, 100%, 100 लीटर में मान लीजिए, इसको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी कि दुनिया में कितनी पानी है ये मानना है, तो 100 लीटर इसको मान लेते हैं। 100 लीटर में हो गया 97 लीटर, 97 लीटर ये खारा पानी है। खारा पानी कहिए या लवणीय पानी कहिए, जो हमारे किसी काम का नहीं है। 97 लीटर किसी काम का नहीं है, बस 3 लीटर है, ये है मीठा जल, ये हमारे उपयोग का है। और इस 3 लीटर में भी इसका 70% मतलब 2.1 लीटर इसका ये जो है बर्फ के रूप में पड़ा हुआ है, बर्फ और भूमिगत जल के रूप में। मात्र हमें 0.9 लीटर ये नदी, नाला और जो है भूमिगत जल के रूप में हमें मिलता है, जो हम इसका उपयोग कर पाते हैं। अगर पूरी दुनिया में 100 लीटर है तो हम लोग इसका 1 लीटर भी इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। सिर्फ किसका उपयोग, और ये भी जो इतना 1 लीटर है, पूरी दुनिया के नदी, नाला सब इसी से भरा हुआ है। तालाब, झील, नदी, नाला सब इसी से भरा हुआ है। सोच लीजिए कि 100 लीटर में हमारे लिए 1 लीटर भी पानी नहीं है हमारे लिए। तो पानी की कई सारे देश जो है पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में भी चेन्नई जो है अभी वर्तमान समय में पानी की समस्या से जूझ रहा है। और चावल की खेती सबसे अधिक, चावल गेहूं की खेती में पानी बहुत अधिक मात्रा में लगता है। रिपोर्ट के अनुसार एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1 किलो चावल के उत्पादन में 1 किलो चावल में 210 लीटर पानी लगता है। 210 एनसीईआरटी की ही डाटा है, लेकिन इसी के आसपास है, कंफर्म इसी के आसपास है। इससे कम जो ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास है। 200 से कम तो नहीं है। 1 केजी चावल उपजाने में 210 लीटर का पानी लगता है। तो सोच सकते हैं कि पानी कितनी अधिक मात्रा में खेती में लगता है, जबकि पानी की हम लोग इतना क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो चावल गेहूं उपजाना आज के समय में मुश्किल काम हो जा रहा है। मोटा अनाज बहुत कम पानी खर्च करता है, और हमें पोषण की मात्रा, पोषण की बात किया जाए तो लगभग सेम ही बात है। पोषण में कम मतलब पोषण उतना ही मिलता है लगभग में। तो पानी, लेकिन मेन समस्या है कि मोटा अनाज की तरफ इसलिए हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मोटा अनाज पानी की बहुत कम मात्रा लेता है, बिना पानी के ही उपजता है। खराब मौसम हो फिर भी उपज जाता है, इसलिए मोटा अनाज को भविष्य का फसल और चमत्कारिक फसल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये सूखी सहिष्णु फसल है। ये सही उत्तर होगा। ये सूखी फसल है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगती है, इसलिए इसे भविष्य का फसल या चमत्कारिक फसल कहा जाता है। पोषण, ये पोषण की दृष्टि से बराबर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, दोनों मतलब
उतना ही मात्रा में मिलता है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसका सही उत्तर सिर्फ ए होगा, सूखी सहिष्णु और सूखी सहिष्णु फसल है ये, सूखे में भी होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कहाँ की थी? तो देखिए कई जगह राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई, जिसमें से देश से बाहर अगर बात किया जाए तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की जाती है, और ये हमारे भारत से बाहर किया जाता है। इसे 10 देशों का जो है स्वीकृति भी मिलता है। ये किया जाता है 1943 में, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई जगह जो है राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की जाती है। बिहार में अगर बात कीजिएगा तो बिहार के भागलपुर में किया जाता है। भागलपुर में किसके द्वारा? सियाराम सिंह के द्वारा। सियाराम सिंह के द्वारा भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की घोषणा होती है। बिहार से बाहर यूपी में एक जगह है बलिया। बलिया में कौन करते हैं? चित्तू पांडे। इन सभी से क्वेश्चन आपको बराबर यूपीएससी में मिल जाएंगे। राष्ट्रीय सरकार की घोषणा या समानांतर सरकार की घोषणा एक ही बात है। राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कहे या समानांतर सरकार की घोषणा कहे, दोनों एक ही बात है। बलिया के बाद आपको सतारा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतारा में जो है समानांतर सरकार की घोषणा किसने किया था? तो ये नाना पाटिल ने किया था। सतारा में नाना पाटिल करते हैं। और एक फेमस जगह है तामलुक जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाता है। पर यहाँ से नाम नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 व्यक्तियों के नाम इंपोर्टेंट है, जिसमें एक सतीश नाम के व्यक्ति है, एक अजय नाम के व्यक्ति है। तो तामलुक में भी जो है, पश्चिम बंगाल तामलुक में भी जो है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होती है। तो ये 4 आप बिल्कुल याद रखिए, नाम के साथ 4 और एक जगह याद रखिए तामलुक। तो इतना क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय सरकार के मामले में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। सियाराम सिंह जो है बिहार के भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की घोषणा करते हैं। और ये एकदम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा करते हैं, ये जयप्रकाश नारायण द्वारा जो आजाद दस्ता का निर्माण किया जाता है, ये उसके नक्शे कदम पर चलने वाला ये आंदोलन था, ये राष्ट्रीय सरकार था। एकदम ये जो गुरिल्ला पद्धति होता है कि छुपकर वार करने वाला, सबसे ज्यादा रेल की पटरियों को उखाड़ने का काम, कार्यालय को जलाने का काम इन लोगों ने ही किया था, ताकि अंग्रेज को संचार का सारा साधन बंद कर दिया जाए ब्रिटेन से। और उनका कनेक्शन अगर ब्रिटेन से रहेगा नहीं तो उनको सहायता मिल नहीं पाएगा, और इस तरह से ये कमजोर होते जाएंगे अंग्रेज। तो कनेक्शन ना हो इसके लिए संचार साधन के सारे व्यवस्था, रेलवे, डाकघर, जो डाक तार होता था, टेलीग्राम लाइन होता था, सबको तोड़ करके फेंक दिया गया। और ये सब किया जाता था छुप करके, इसलिए इसे गुरिल्ला मतलब पद्धति कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये तो बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। जलप्रपात और नदी के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। तो जोग या गोरसप्पा जो है, जोग इसी को गोरसप्पा भी कहते हैं हम लोग, और ये शरावती नदी पर है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ये कर्नाटक में है, ठीक है। कपिलधारा कावेरी नदी में, ये भी सही है, ये तमिलनाडु में है। और धुआंधार जो है ये गोदावरी नदी में, ये गलत है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जो है ये नर्मदा नदी पर है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। तो सही उत्तर इसका ये हो जाएगा कि धुआंधार नर्मदा नदी पर है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो महात्मा गांधी जो है इसकी स्थापना करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यही घोषणा किया था कि सभी को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। इसके लिए जगह जगह अंग्रेज का जो है कार्यालय छोड़ने का आदेश दिया गया। मतलब अंग्रेज द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे भारत में, सबको विरोध करना था। तो सबसे पहले जो है अंग्रेज द्वारा जो वकील थे, वकील ने अपना कोर्ट छोड़ दिया, विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया, मजदूरों ने जो
यूरोपियन जो ठेकेदार होते थे, बागान मालिक होते थे, उनके यहाँ मजदूर काम करना छोड़ देते हैं, फैक्ट्री में मजदूर काम छोड़ देते हैं, हर जगह से अंग्रेजों को असहयोग मिलता है। तब जाकर के उसी के कारण असहयोग आंदोलन में गांधी जी यही बोले थे। और इसी के कारण जब क्या कहते हैं विद्यार्थी जो है कॉलेज छोड़ देते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ना बंद कर देते हैं, तो उनके लिए एक बैकअप होना चाहिए। और जगह जगह गांधी जी द्वारा और सभी नेताओं के द्वारा जगह जगह देसी स्कूलों की स्थापना होने लगी। इसी क्रम में बिहार में भी असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का गठन किया गया, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का गठन किया गया। इसका शिलान्यास गांधी जी खुद करते हैं। और ये जो है इसके प्राचार्य बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, प्राचार्य बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद को प्रिंसिपल। ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ का जो शिलान्यास था वो गांधी जी रखते हैं। कहाँ पर? बिहार में। गांधी जी स्वयं आकर के यहाँ मतलब गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ का गठन किया जाता है और इसका शिलान्यास किया जाता है। बाद में ये कांग्रेस का जो है मुख्यालय भी बनता है बिहार में। कांग्रेस का मुख्यालय बिहार विद्यापीठ ही। राजेंद्र प्रसाद अपना अंतिम समय यहीं पर बिताते हैं और यहीं पर जो है राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु होती है। तो यहीं पर आपको राजेंद्र प्रसाद का, उसके बगल में जो क्या कहते हैं मतलब राजेंद्र प्रसाद का जो है किया गया है, मृत्यु के बाद दफनाया गया था यहीं पर। तो ये आप याद रख सकते हैं कि बिहार विद्यापीठ ही जो है बाद में कांग्रेस की मुख्यालय बनता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि केरल की 7 घाटी संरक्षित है क्योंकि, यही क्वेश्चन हम शुरुआत में चर्चा किए थे जैव विविधता के लिए। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जैव संरक्षित क्यों है। तो इससे पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या होता है। चूंकि केरल का जो 7 घाटी है, भारत का सबसे बड़ा जैव विविध क्षेत्र जो है भारत का, ये 7 घाटी ही है, साइलेंट वैली जिसको हम लोग कहते हैं। ये भारत का सबसे अधिक जैव विविध क्षेत्र है और ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। जैव विविध तो है ही, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैव विविधता का हॉटस्पॉट, देखिए जैव विविधता शब्द से ही मतलब है कि विविध प्रकार के जीव, जहां पर विविध प्रकार के जीव होंगे उस क्षेत्र को हम लोग जैव विविध क्षेत्र कहेंगे। लेकिन हॉटस्पॉट क्या होता है जैव विविधता का हॉटस्पॉट? तो हॉटस्पॉट का मतलब हुआ कि 70% जो जैव विविध क्षेत्र है उसकी जो है खत्म हो गया हो, 70% क्षेत्र जो है क्षतिग्रस्त हो गया हो, 70% क्षेत्र क्षतिग्रस्त। इतना क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने के बावजूद यहाँ पर कम से कम मिनिमम 1500 स्थानीय प्रजाति हो, स्थानीय प्रजाति। और ये स्थानीय प्रजाति में जीव जंतु भी शामिल होंगे और वनस्पति भी शामिल होंगे। स्थानिक कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये वहीं पर पाया जाता होगा, दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता होगा। ऐसे प्रजाति को हम लोग स्थानीय प्रजाति कहते हैं और मिनिमम 1500 होना चाहिए। और 70% जो पहले मान कर चलिए, पहले 100 किलोमीटर इतना दूर में था, आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले ये पूरा क्षेत्र में फैला हुआ था इतना दूर में। लेकिन अब इसका 70% खत्म हो गया है और अब जो है वर्तमान समय में मात्र इतना दूर में मात्र 30% में सिमट करके रह गया है। 70% खत्म हो गया हो, क्षतिग्रस्त हो गया हो, उसे हम लोग कहते हैं अब इतना ही बचा है, ये सब समाप्त हो गया है, 30% मात्र बचा है, तब हम लोग इसको कहते हैं जैव विविधता का हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट तब कहलाएगा जो क्षतिग्रस्त हो गया है उसका अधिकांश क्षेत्र, फिर भी वहां पर 1500 प्रजाति अभी भी वर्तमान समय में मौजूद है। और ये 1500 स्थानीय प्रजाति होना चाहिए जो सिर्फ वहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, उसे हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं। तो भारत में 4 हॉटस्पॉट, पहले इसको खत्म कर लेते हैं कि इनमें पौधों और जानवरों की बहुत अधिक दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। दुर्लभ मतलब कि जो अभी खतरे में है और जो और कहीं नहीं पाई, दुर्लभ मतलब जो और कहीं नहीं पाई जाती है, जो सिर्फ यहीं पर पाई जाती है, उसे हम लोग दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। तो बहुत अधिक दुर्लभ प्रजाति है, ये सही बात है। मिट्टी खनिज से भरपूर है। यहाँ पर ये जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 70% जो क्षतिग्रस्त हुआ है ये किस लिए हुआ है, तो यहाँ पर 70% क्षतिग्रस्त होने का कारण है कि यहाँ पर खनन बहुत अधिक मात्रा में होता है, खनन होता है बहुत अधिक मात्रा में। इसके बाद लोगों ने विकास कार्य के लिए, मतलब जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया,
जल विद्युत के लिए बहुत सारे वन को काट करके हटा दिया। इसके बाद विकास कार्य के लिए बहुत सारे वनों को काट करके हटा दिया गया। कृषि के लिए बहुत सारे वनों को काट करके हटा दिया गया। तो ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है, इतने क्षेत्र जो बर्बाद हो चुका है, ये किस कारण से हुआ है? तो खनन के कारण, विकास कार्य के कारण। विकास कार्य मतलब घर आवास बनाने के कारण, आवास, माइनिंग के, खनन जो है जंगली क्षेत्र में जहाँ बहुत ज्यादा मतलब मिनरल है, वहां से लोग खनन कर करके खनिज निकालते हैं वहां पर। जल विद्युत यहाँ पर प्लांट लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नदी है, यहाँ पर से जल विद्युत का उत्पादन बहुत ज्यादा हो सकता है। विकास कार्य के लिए यहाँ से जो है जंगल काट करके ले जाया जाता है, लकड़ी काट करके, जो टिम्बर लकड़ी होता है, इमारती लकड़ी, उसे काट करके ले जाया जाता है। यहाँ पर कई सारे मतलब फैक्ट्री स्थापित कर दिए जाते हैं। तो ये सब विकास कार्य। उसके बाद हाईवे बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, उसके लिए भी जंगल काटा जाता है। रेलवे का कार्य के लिए, विकास कार्य में वो भी आ जाएगा, रेलवे के लिए भी जो है जंगल काट दिया जाता है। कृषि के लिए मानव जो है मतलब वन काट करके उसको भूमि मतलब कृषि करने लगते हैं। आवास, घर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से 70% खत्म हो चुका है। तो इसका ये भी तो एक कारण है, मिट्टी खनिज से भरपूर है, तभी तो यहाँ पर माइनिंग हो रहा है। तो इसका ये भी उत्तर सही है। कृषि प्रयोजन के लिए भूमि के बहुत बड़े पैमाने का प्रयोग किया जा रहा था, ये भी सही है। कृषि पर के लिए बहुत सारे वन को काट करके हटा दिया गया। उसके बाद इन सब के बाद जो जब देखा गया कि 30% अब बचा हुआ है, तब सरकार सोचा कि अब संरक्षण की आवश्यकता है। अब यहाँ अगर संरक्षण नहीं देंगे तो वो जो 30% बचा है, ये भी वन खत्म हो जाएगा। 30% अब वो भी खत्म होने के कगार पर था। और इतनी जैव विविधता की इतनी जरूरत है, कभी पर्यावरण पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, तब वहां पर हम लोग जानेंगे कि क्यों जरूरत है। तो इस कारण से संरक्षण दिया गया, और यहाँ पर ये तीनों कारण सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, तीनों ही कारण सही है। अब जब हॉटस्पॉट की बात उखड़ी हुई है, तो भारत में 4 हॉटस्पॉट है। भारत में चारों हॉटस्पॉट का नाम याद रखिए। भारत में 4 हॉटस्पॉट। पहला है हिमालय, हिमालय। दूसरा है पश्चिमी घाट, जिस पर अभी हम लोग चर्चा किए, पश्चिमी घाट। तीसरा है सुंदा, सुंदा क्षेत्र जो भारत का श्रीलंका और अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, वो सुंदा क्षेत्र में आता है। सॉरी, अंडमान निकोबार और म्यांमार मालदीव वाला इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, उसको हम लोग सुंदा क्षेत्र कहते हैं। तो सुंदा क्षेत्र में अंडमान निकोबार पड़ जाता है भारत का। और चौथा है इंडो बर्मीज, इंडो बर्मा वाला जो क्षेत्र है, वो इंडो बर्मीज, इंडो बर्मा वाला जो क्षेत्र पड़ता है, वो भारत के 4 जैव विविध क्षेत्र में ये हॉटस्पॉट, भारत के 4 हॉटस्पॉट है। इन चारों के नाम आप याद रखिए, बहुत जरूरी है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो भारत के 4 हॉटस्पॉट हैं ये। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कोशिका प्रकार है। तो देखिए, प्रतिरोधक क्षमता ये होता है, ये कार्य होता है WBC का। प्रतिरोधक क्षमता किसके पास होता है? WBC। ये प्रतिरोधक का ही काम करते हैं WBC। और WBC का भाग है लिम्फोसाइट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट। प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट के पास है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के, चलिए अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1912 में एक महान वैज्ञानिक थे, जिसका नाम आप बिल्कुल याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नाम था अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। और ईस्वी भी याद रखिए, कई बार ईस्वी भी पूछ दिया गया है। अल्फ्रेड वेगनर ये एक सिद्धांत देते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसके अनुसार ये कहा गया कि आज जो आप 7 महाद्वीप देख रहे हैं, वो 7 महाद्वीप जो अलग अलग है दुनिया में, वो एक ही जगह थे। और पूरा का पूरा क्षेत्र कहा जाता था पेंजिया। जो आप स्थलकृति आज दुनिया में देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा स्थलाकृति एक ही जगह था, इसको नाम दिया गया पेंजिया। और जो समुद्र था वो एक जगह था पूरे दुनिया में, और ये समुद्र का नाम दिया गया पेंथालासा। ये समुद्री भाग का नाम दिया गया पेंथालासा। ये किसका सिद्धांत है? ये है अल्फ्रेड वेगनर का, कि पेंजिया जो है ये टूट गया। अब पेंजिया 2 भाग में टूटता है, पेंजिया 2 भाग में टूटेगा। और ये 2 भाग में जब टूटेगा तो
दक्षिणी हिस्सा कहलाएगा गोंडवाना और उत्तरी हिस्सा कहलाएगा लॉरेशिया। लॉरेशिया। तो भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार ये वाला भारत का जो हिस्सा है ये गोंडवाना का हिस्सा है, और ऊपरी हिस्सा जो हिमालय वाला है ये बाद में निर्माण हुआ है, क्योंकि हिमालय पहले पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ 33 सागर हुआ करता था। जब ये वाला टुकड़ा आकर के भारत एशिया के प्लेट से टकराता है तब हिमालय का निर्माण होता है। तो ये जो क्षेत्र है ये गोंडवाना निचले वाला का हिस्सा था। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? गोंडवाना का। गोंडवाना लैंड का प्रायद्वीपीय पठार हिस्सा है। और ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत की जनसंख्या की सापेक्ष बिहार का जनसंख्या का प्रतिशत है। तो बिहार में लगभग 10 करोड़ आबादी है, जो कि भारत की आबादी का 8.58% है। तो ये तो याद रखने वाला फैक्ट है, बिल्कुल याद रखिए आप लोग, 8.58%। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में किया जाता है, 1931 में। इसके अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र देव, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। और इसके सचिव बनाया जाता है जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण, ये इसके सचिव बनते हैं। और ये कहाँ होता है? इसका गठन जो होता है, गठन स्थान जो जगह पर ये गठित होता है वो है फूलन प्रसाद वर्मा का घर, फूलन प्रसाद वर्मा के घर पर। तो ये तीन व्यक्ति तो ऐसे ही याद रहना चाहिए आपको, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव। सचिव कौन बनते हैं? जयप्रकाश नारायण। और कहाँ पर होता है? तो फूलन प्रसाद वर्मा के नाम घर पर होते हैं। एक अन्य व्यक्ति जो आप नाम याद रख सकते हैं वो है अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। इन चार व्यक्ति का नाम याद रखना आपको जरूरी है। तो इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाद बाकी आपको अलग नाम कहीं पर ऐसे दिखेंगे नहीं। बाद बाकी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू से आप एक बात याद रख सकते हैं कि इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, और स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में होता है। और स्वराज पार्टी का मुद्दा क्या था? स्वराज पार्टी का मुद्दा था कि हम लोग विधानसभा में लड़ेंगे, विधानसभा इलेक्शन में लड़ेंगे। ये इसी कारण, चूंकि असहयोग आंदोलन में ये बताया गया कि हम लोग विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इन्होंने कहा कि नहीं हमको लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ेंगे। जबकि कांग्रेस में कोई बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि नहीं इस पर मानते हैं कि हम लोग नहीं लड़ेंगे। गांधी जी ने कहा है कि हम लोग असहयोग करेंगे, जबकि असहयोग तो सफल होता नहीं है। तब जब असहयोग सफल नहीं होता है उसके बाद ये लोग जो है अपना एक अलग पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी, और इसके माध्यम से विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं ये लोग। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड से चलते हैं तो अच्छा लगेगा। तो इसमें कहानी शुरू होती है 1894 में। 1894 में एक पत्रिका है बिहार टाइम्स, बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स के संपादक हैं बाबू महेश नारायण, संपादक हैं बाबू महेश नारायण। और इसके सहयोगी हैं सच्चिदानंद सिन्हा, सहयोगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सहयोग का काम करते हैं। इस अखबार में पहली बार जो है बिहार की मांग की गई। इस अखबार में पहली बार जो है बिहार के गठन की मांग की गई, पृथक बिहार की मांग। पहली बार पृथक बिहार की
मांग की गई कब 1894 में। लेकिन इस समय जो बिहार के राज्यपाल थे उसका नाम था चार्ल्स इलियट, और उनको ज्ञापन दिया गया कि पृथक बिहार का निर्माण किया जाए, लेकिन उन्होंने उस जो है ज्ञापन को ठुकरा दिया और रद्द कर दिया, लेकिन बिहार का जो है नहीं हो पाया। फिर अगला चरण चलता है इसका 1906 में। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन, बिहारी छात्र सम्मेलन पटना में होता है। पटना में किसके नेतृत्व में? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। 1906 में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहारी छात्र सम्मेलन होता है, और इसमें भी पृथक बिहार की मांग की गई, लेकिन फिर से बात नहीं बना। फिर 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है, और इसमें बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन इसके द्वारा पृथक बिहार का प्रस्ताव पेश किया गया। के द्वारा पृथक बिहार का प्रस्ताव, और यह प्रस्ताव पूरे सर्वसम्मति से पारित होता है इस बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में। कब होता है? 1908 में। यहां तक आकर के बात जो है सही चलता है। इसी साल एक और मतलब गठन होता है। ये गठन होता है 1908 में ही, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। कौन करते हैं? तो कौन करेंगे? तो मोहम्मद सरफराज हुसैन, ये सरफराज हुसैन करेंगे। इसके अध्यक्ष किसको बनाए जाते हैं? तो अध्यक्ष बनाए जाते हैं हसन इमाम को। ये बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है। ये कांग्रेस के कुछ सदस्य हैं। मोहम्मद सरफराज हुसैन द्वारा इसका जो है गठन किया जाता है, और इसका सम्मेलन जब होता है पटना में तो उसके अध्यक्ष बनते हैं हसन इमाम। इसमें भी पृथक बिहार की मांग करते हैं, और इन सभी के मांग के बाद फाइनली हम लोग पहुंचते हैं 1911 में, जब बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा था। 1911 दिल्ली दरबार लगता है। 1911 में दिल्ली दरबार होता है, और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा घोषणा की जाती है कि पृथक बिहार का मांग स्वीकार कर लिया गया। और ये दिन था 12 दिसंबर 1911। तो बिहार के पृथक होने की घोषणा की गई है 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन 12 दिसंबर ये तो घोषणा हुई, और विधिवत स्थापना होता है, विधिवत रूप से स्थापना बिहार की जाती है 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912। तो इसमें पृथक बिहार का जो सबसे पहले मांग किया गया वो किया गया था महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जन्मदाता या जनक, आधुनिक बिहार का जनक या पितामह, जो कह लीजिए, आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इतना बात बिहार के मांग को लेकर के इतनी घटनाएं घटी जो कि हम लोग पूरा जान लिए। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में होता है, और 1908 में एक और गठन होता है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का। कौन? मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा इसमें बिहार का प्रस्ताव पारित किया जाता है, पेश किया जाता है, जो कि सर्वसम्मति से पास होता है। उसी साल बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का भी गठन होता है। मोहम्मद सरफराज हुसैन करते हैं, और इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं हसन इमाम को।
वो इससे पहले 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पटना में, और ये सभी बिहार की ही मांग करते हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है, बार बार इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आप जो है घोषणा की तिथि भी याद रख सकते हैं, 12 दिसंबर 1911 को बिहार की पृथक बिहार होने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा, जब दिल्ली दरबार लगता है। इस समय वायसराय कौन होंगे? तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय होते हैं, और जो विधिवत स्थापना होती है बिहार की वो 1 अप्रैल 1912 को होती है। तो इतनी बातें जो है आप इनसे याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का गठन किसने किया था? तो वो थे सचिंद्र नाथ सन्याल 1913 में। और 1911 में ढाका में अनुशीलन समिति की जो स्थापना होती है उसी की एक शाखा पटना में खुलती है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। और एक बात और यहाँ से जो सी ऑप्शन है हम लोग का, मनिंद्र नाथ रॉय, इससे एक बात आपको याद रखना चाहिए कि 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना करते हैं, जो आपको याद रखना चाहिए। बिहार युवक संघ की स्थापना होती है किसके द्वारा? मनिंद्र नाथ राय के द्वारा। ठीक है, बिहार से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते रहे हैं। बिहार युवक संघ की स्थापना मनिंद्र नाथ रॉय, और बिहार में अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में कौन करते हैं? तो सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 1815 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो 1815 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। किसके सहयोग से? तो डेविड हेयर के सहयोग से आपको हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। जोनाथन डंकन से आप ये बात रखिएगा कि बनारस में संस्कृत कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कौन करते हैं? तो जोनाथन डंकन, ये संस्कृत कॉलेज बनारस में स्थापना करते हैं। ठीक है, हेनरी बेबेजियन डेरेजियो, ये यंग बंगाल आंदोलन के जनक कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के जनक हेनरी बेबेजियन डेरेजियो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड हेयर। हालांकि 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता है, जो कि सहयोगी होते हैं डेविड हेयर। ये घड़ीसाज थे, मतलब घड़ी ठीक करने वाले व्यक्ति। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ऐसा बात बोले थे कर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। जबकि डफरिन ने क्या कहा था? डफरिन ने इसे अल्पसंख्यकों का समूह कहा था। डफरिन कहते हैं अल्पसंख्यकों का समूह। ये कांग्रेस पर टिप्पणी किए थे और कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का समूह बताते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे थे? तो दिल्ली से ये भाषण देते हैं जवाहरलाल नेहरू। और जो है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी की लाइन है, आपको बराबर क्वेश्चन मिलते रहेंगे ये। तो इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ये भाषण देते हैं कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो ये बात दिल्ली से बोला जाता है। तो चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसको आप याद रखिएगा, योजना समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? वो है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को वयोवृद्ध महिला के नाम से वयोवृद्ध महिला, ग्रेट ओल्ड वुमन ऑफ इंडिया, अंग्रेजी भी याद रखिए इसका, ग्रेट ओल्ड वुमन ऑफ इंडिया। जबकि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नेहरू जी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो भारत में 2 जगह होम रूल लीग की स्थापना होती है, एक होता है पूना में और एक होता है मद्रास में। पूना में कौन करेंगे? तो पूना में करते हैं बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास में कौन करेंगे? तो मद्रास में करेंगे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट।
मद्रास में एनी बेसेंट करते हैं और पूना में बाल गंगाधर तिलक करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे। तो होम रूल लीग की स्थापना विजय तिलक द्वारा पुणे में की जाती है। होम रूल लीग का मतलब होता है कि घर का शासन। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थे। तो ये कहते हैं हीरोज जो वहां से लड़ रहे थे और झांसी की रानी का जो है दमन यही किए थे। और इसी के समय में अच्छा, झांसी की रानी का जन्म, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इनकी बचपन का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसे हम इस नाम से जानते हैं लक्ष्मीबाई। इनके बारे में थोड़ा बायोडाटा जान लीजिए जो क्वेश्चन बराबर पूछे जाते रहे हैं कि इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका, बचपन का नाम मणिकर्णिका। जन्म स्थल ये है बनारस। जब आप बनारस में जाइएगा तो बनारस में एक घाट है मणिकर्णिका घाट, इन्हीं के नाम में, इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। और इनकी मृत्यु होती है ग्वालियर में। जब ये देख लेते हैं कि हम नहीं जीत पाएंगे तो वो जो है वहाँ से ग्वालियर चली जाती है और ग्वालियर में इनकी मृत्यु होती है। तो रानी होते हैं झांसी की, लेकिन ग्वालियर में इनकी मृत्यु होती है। तो इतनी बात इनसे आप याद रखिएगा। झांसी की रानी से लड़ते क्यों है? तो इनके लड़ने का एक कारण है कि दत्तकता की जब समाप्त कर दिया जाता है, मतलब गोद लिए हुए पुत्र को नहीं राजा बनने का अधिकार दिया जाता है डलहौजी के द्वारा, तो झांसी की रानी इसी बात पर विद्रोह किए थे। अगला जो है हम लोग का है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है? 1940 में। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होते हैं। 3 व्यक्ति का नाम आप लगातार याद रखिए। प्रथम थे विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही बने विनोबा भावे। दूसरे बने जवाहरलाल नेहरू, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे बने ब्रह्मदत्त। इसका कारण क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का कारण अगर आप जानिएगा तो कारण था कि इस समय 1940 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का समय रहा है। 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज ने क्या किया कि भारत के सिपाहियों को ब्रिटेन जो है युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया और किसी भी भारतीय नेताओं से सहमति नहीं ली गई। तो इसलिए गांधी जी और अनेक कांग्रेस के नेताओं ने इस बात का विरोध किया कि हमसे बिना पूछे किसी भी भारतीय को बाहर आप कैसे भेज दिए। लेकिन गांधी जी इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा कि इस समय जो है ये अंग्रेजों के लिए कठोर समय है, एक युद्ध वो लड़ ही रहे हैं, भारत में फिर से दोबारा अभी विद्रोह करना उचित नहीं होगा, इसलिए वो विद्रोह तो नहीं करते हैं। लेकिन विद्रोह के बजाय जो है इन्होंने सलाह दिया गांधी जी ने कि अभी ऐसे हम लोग विद्रोह करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है सार्वजनिक भाषण देंगे अंग्रेजों के विरोध में और भाषण के बाद जो है अपनी गिरफ्तारी देंगे। और इस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है कि एक एक व्यक्ति भाषण देंगे सार्वजनिक जगह पर और अपनी गिरफ्तारी खुद दे देंगे। इस तरह से बारी बारी से सबसे पहले नंबर पर चुना गया विनोबा भावे को, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। तो ये जो है कह रहा है कि ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, नहीं दूसरे नहीं थे, ये तीसरे थे, दूसरे पर जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन हमारा गलत था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, तो ये बात हमारा सही है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। और बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि जब जब राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में लड़ाइयाँ होती थी तो सुलझाने का काम जवाहरलाल नेहरू करते थे, सॉरी महात्मा गांधी करते थे। और उस समय तो फोन था नहीं जो डायरेक्ट बातचीत हो जाए, तो मतलब लेटरों के माध्यम से बातचीत होती थी। तो विभिन्न नेताओं के बीच में जितनी लेटर के माध्यम से वार्ता होते हैं उनको जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक किताब के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है जिसे बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का नाम दिया गया और इसका लेखन किया है जवाहरलाल नेहरू। ये गलत है, इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसको लिखते हैं और ये बीपीएससी कई बार पूछ भी चुका है। तो
आप याद रखिए कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने किया है। तो इसका सही उत्तर सही हमें पूछ रहा था तो सिर्फ बी इसका सही है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोगों का, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा? तो कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद, ये गांधी जी करते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला बात है। बारडोली सत्याग्रह ये 1928 में होता है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा होता है, जो कि सफल भी होता है, तो ये सही है। खेरा सत्याग्रह पुनः गांधी जी द्वारा होता है, ये दोनों ही 1918 की बात है, 1918, ठीक है। इसमें कपास मिल मजदूर में गांधी जी का भारत का पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल का जो है भूख हड़ताल किए थे, तो इसका बीज गांधी जी पहला गुजरात में अहमदाबाद मिल मजदूर जो है ये पहला भारत में गांधी जी का भूख हड़ताल था। तो इस तरह से हम लोग जो है 40 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोग चर्चा किए। तो अगर जो है आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, आप लोग का उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसके माध्यम से जो है अपना रिवीजन कंप्लीट कर पाए होंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे फिर से मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। तो ठीक है।